दोस्तों नमस्कार, जेड प्लस में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे बांग्लादेश की, जहां अभी जनता ने वहां की सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया और सैकड़ों लोग मारे गए। और तो और प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। दोस्तों थोड़ा सा रिपीट, 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेशी सेना के कुछ अफसरों ने शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार के कई सदस्यों की गोली मारकर हत्या कर दी और अगले 3 वर्षों तक बांग्लादेश की सत्ता मिलिट्री के हाथों में केंद्रित रही। 1977 में सेनाध्यक्ष जियाउर रहमान बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति बन गए। जियाउर रहमान ने बहुदलीय लोकतंत्र को बहाल कर दिया। 1981 में राष्ट्रपति जियाउर रहमान की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई और अब्दुल सत्तार बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति बने। दोस्तों एक साल के अंदर ही नए राष्ट्रपति अब्दुल सत्तार को एक सैन्य विद्रोह में हटा दिया गया और चीफ जस्टिस अहसनुद्दीन चौधरी को नया राष्ट्रपति बनाया गया। पर असल ताकत सेनाध्यक्ष HM इरशाद के हाथों में थी। 1983 में सेनाध्यक्ष HM इरशाद स्वयं राष्ट्रपति बन गए। मिलिट्री तानाशाह HM इरशाद ने कई प्रशासनिक परिवर्तन किए, साथ ही बांग्लादेश की संसद पर दबाव डालकर 1988 में बांग्लादेश को एक इस्लामिक राष्ट्र घोषित कराया। बांग्लादेश की सैनिक तानाशाही की निरंकुश एवं दमनकारी नीतियों के चलते जनाक्रोश बढ़ता गया और धीरे धीरे एक व्यापक जन आंदोलन खड़ा हो गया। जनरल इरशाद को इस्तीफा देकर कुर्सी छोड़नी पड़ी। दोस्तों 1991 में बांग्लादेश में आम चुनाव की घोषणा हुई। बांग्लादेश में संसदीय लोकतंत्र को बहाल कर दिया गया। बेगम खालिदा जिया प्रधानमंत्री बनी। उनके 5 साल के कार्यकाल में अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की शुरुआत हुई। तमाम सेक्टर्स को प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए खोल दिया गया। इसी बीच बांग्लादेश की सेना ने दुनिया के अनेक देशों में यूएनओ के शांति मिशन में अपना योगदान दिया। दोस्तों थोड़े बहुत राजनीतिक उथल पुथल के बाद एक केयरटेकर सरकार की देखरेख में नए चुनाव हुए और 21 वर्षों के बाद आवामी लीग की फिर से सत्ता में वापसी हुई। शेख हसीना, जो कि 1996 की बात है, शेख हसीना ने, जो कि शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं, बांग्लादेश की नई प्रधानमंत्री बनी। प्रधानमंत्री शेख हसीना सत्ता में आते ही इंडेमनिटी ऑर्डिनेंस नाम के उस कानून को रद्द कर दिया, जिसके अंतर्गत शेख मुजीबुर रहमान के हत्यारों को सजा से सुरक्षा मिली हुई थी। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत के साथ गंगा नदी के पानी के बंटवारे पर महत्वपूर्ण समझौता किया तथा दुनिया के तमाम बड़े नेताओं का बांग्लादेश में स्वागत किया। 2001 में खालिदा जिया फिर से सत्ता में वापस आईं। आर्थिक मोर्चे पर महत्वपूर्ण सुधार देखे गए। एक कट्टरपंथी इस्लामिक ग्रुप ने 2004 और 2006 के बीच कई आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया, जमाते इस्लामी, और पूरे बांग्लादेश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का माहौल व्याप्त हो गया। अंततः सेना की सलाह पर देश में इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी। दोस्तों 2008 में आम चुनाव में आवामी लीग की सत्ता में फिर वापसी हुई और 6 जनवरी 2009 को शेख हसीना फिर से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के वादे पर शेख हसीना की शानदार वापसी हुई। शेख हसीना ने एक वार क्राइम ट्राइब्यूनल गठित किया ताकि उन लोगों को सजा दी जा सके जिन लोगों ने बांग्लादेश की जनता पर कहर ढा रही पाकिस्तानी सेना का साथ दिया था, यानी देश के गद्दारों का। इसके अलावा जनवरी 2010 में शेख मुजीबुर रहमान के हत्यारों को फांसी की सज़ा दे दी गई। ये सभी बांग्लादेशी सेना के सीनियर ऑफिसर्स थे। शेख हसीना सरकार पर मानवाधिकार उल्लंघन के कई गंभीर आरोप लगाए गए। इसके बावजूद आर्थिक मोर्चे पर उल्लेखनीय कार्य किए गए। जाने माने अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस और उनके द्वारा स्थापित ग्रामीण बैंक को गरीबी उन्मूलन की दिशा में अतुलनीय योगदान देने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शेख हसीना और उनकी आर्थिक नीतियों के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश दक्षिण एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी।
बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम भारत और पाकिस्तान से आगे चली गई। बहुत सारी बड़ी परियोजनाओं का शुभारंभ हुआ। पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनज़र बड़े स्तर पर ग्रीन कल कारखानों यानी ग्रीन फैक्ट्रीज का निर्माण शुरू हुआ। दोस्तों, शेख हसीना पर विपक्ष की आवाज़ को दबाने का आरोप लगा। कट्टरपंथी इस्लामिक पार्टी जमात इस्लामी पर चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और उसके इस आधार पर कि उसके सिद्धांत बांग्लादेश के सेकुलर संविधान के विरुद्ध हैं। चुनाव के निष्पक्ष संपादन पर सवाल उठाते हुए बीएनपी और दूसरी पार्टियों ने 2014 के चुनाव के बहिष्कार करने की घोषणा कर दी। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि शेख हसीना के नेतृत्व वाली पार्टी आवामी लीग ने आसानी से चुनाव जीत लिया। दोस्तों, 2018 के चुनाव में विपक्षी दलों ने हिस्सा तो लिया, पर मुख्य विपक्षी नेता बेगम खालिदा जिया जेल में ही थी और उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं थी। किसी भी तरह चुनावी गड़बड़ियों को नकारते हुए शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग ने 2018 का चुनाव भी भारी बहुमत से जीत लिया। शेख हसीना पर पुराने आरोप दोहराए जाते रहे। दोस्तों, 2024 के चुनाव से पहले बांग्लादेश की विपक्षी पार्टियों ने चुनाव के निष्पक्ष आयोजन पर गंभीर सवाल उठाते हुए एक केयरटेकर सरकार की देखरेख में चुनाव कराने की मांग की। विपक्ष का आरोप था कि भारी संख्या में विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया गया है। ऐसे में निष्पक्ष चुनाव की कोई संभावना नहीं है। सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बीएनपी ने चुनाव में भाग नहीं लिया। विपक्षी पार्टियों ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल और विरोध सभाओं का आयोजन किया। फिर भी बांग्लादेश चुनाव हुए और परिणाम भी आया। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग को शानदार जीत हासिल हुई और शेख हसीना चौथी बार लगातार बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बनी। दोस्तों, व्यापक बेरोजगारी, सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार, सत्ता से दूर होता आम बांग्लादेशी, ऊपर से शेख हसीना की बढ़ती तानाशाही के परिणाम स्वरूप आम लोगों में गुस्सा उबाल पर आ पहुंचा और जुलाई 2024 में शेख हसीना के विरुद्ध बांग्लादेश की जनता में भारी विरोध पैदा हो गया। दोस्तों, बांग्लादेश की आज़ादी के बाद शेख मुजीबुर रहमान ने सत्ता संभालने के साथ ही यह वादा किया था कि देश के फ्रीडम फाइटर्स को देश की सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा और उन्होंने अपना वादा पूरा भी किया। बांग्लादेशी नागरिकों का नरसंहार किया गया था और लाखों महिलाओं का बलात्कार किया गया था पाकिस्तानी सेना द्वारा। बहुत बड़ी संख्या में लोग बेसहारा हो चुके थे। उनके जीवन को दोबारा पटरी पर लाने के लिए शेख मुजीबुर रहमान ने कई कदम उठाए और उन्हीं में से एक था सरकारी सेवाओं में आरक्षण। दोस्तों, 2018 में बांग्लादेशी छात्रों ने इस आधार पर आरक्षण का विरोध करना शुरू किया कि अब फ्रीडम फाइटर्स की दूसरी या तीसरी पीढ़ी आ चुकी है, ऐसे में अब आरक्षण का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए अब यह समाप्त होना चाहिए। आरक्षण का यह मामला हाई कोर्ट में गया। 8 मार्च 2018 को हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। याचिका खारिज होते ही छात्रों में गुस्सा भड़क गया। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए शेख हसीना ने आरक्षण की पूरी व्यवस्था को ही समाप्त करने की घोषणा कर दी। पर छात्रों का गुस्सा समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि वे आरक्षण व्यवस्था में सुधार चाहते थे, इसकी समाप्ति नहीं, क्योंकि इससे विकलांगों और कुछ अन्य लोगों को भी प्राप्त आरक्षण भी समाप्त हो गया। बाद में बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को उलट दिया और व्यवस्था दिया कि 93% सरकारी सेवाओं में योग्यता यानी मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा और 7% पदों पर अलग अलग कैटेगरी के लोगों के लिए आरक्षण होगा। दोस्तों, हुआ यह कि अब तक बहुत देर हो चुकी थी और जो आंदोलन आरक्षण के सवाल पर छात्रों द्वारा शुरू किया गया था, उसमें शेख हसीना के तमाम विरोधी भी शामिल हो चुके थे। सिर्फ बांग्लादेशी शक्तियां ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान और चीन ने भी बांग्लादेश में अपना खेल शुरू कर दिया था। हज़ारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। शेख हसीना के इस्तीफे से
कम पर मानने को तैयार नहीं थे। शेख हसीना की सरकार ने विरोध प्रदर्शनों को कुचलने का हर संभव प्रयास किया। पुलिस और सेना द्वारा कर्फ्यू लगाना, इंटरनेट सेवाओं को बाधित करने, भारी संख्या में लोगों की गिरफ्तारी के बावजूद विरोध प्रदर्शन बढ़ता ही गया। पुलिस फायरिंग में 300 से अधिक लोग मारे गए। यह एक विशाल जन आंदोलन बन चुका था और 5 अगस्त 2024 को राजधानी ढाका पहुंचने का ऐलान कर दिया गया। अंततः सेना और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। सेना ने हालत की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री शेख हसीना को 45 मिनट के अंदर ही देश छोड़कर चले जाने की सलाह दी। जान बचाकर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर शेख हसीना ने अभी भारत में शरण ले रखी है। दोस्तों, बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक कार्यवाहक सरकार बनाई गई है, पर अभी भी पूरे बांग्लादेश में अराजकता का माहौल व्याप्त है। चारों तरफ लूटपाट मची है, अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं। शायद जनादेश की लंबे समय तक उपेक्षा का यही परिणाम होता है। शायद किसी भी तानाशाह का यही हश्र होता है। दोस्तों, बांग्लादेश में जिस तरह से कहा जो जा रहा है कि जिस तरह से अनफेयर प्रैक्टिसेस, बेईमानी से चुनाव जीते गए और शेख हसीना लगातार चौथी बार चुनाव जीतकर प्राइम मिनिस्टर बनी, विपक्ष को कोई जगह नहीं दी गई, विपक्ष की आवाज़ नहीं सुनी गई, विपक्षी नेताओं को जेल में रखा गया, चुनाव पर पूरी तरह से संदेहास्पद बादल मंडरा रहे थे। तो लेख समझने की बात थी कि आप लंबे समय तक तानाशाही के दम पर सत्ता नहीं चला सकते हैं। जनमानस को जगह देना, विपक्ष को, अपोजिशन पार्टी को स्पेस देना पॉलिटिक्स में, पावर में, ये बेहद ज़रूरी है। असहमति की आवाज़ को जगह देना चाहिए, दबाना नहीं चाहिए। बहुत लंबे समय तक आप डिसेंट को, असहमति की आवाज़ को दबा नहीं सकते हैं। अंततः चुनाव जीतने के बाद, अभी चुनाव जीती थी जनवरी में, जन विद्रोह हो गया और उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। शुक्र है कि वो मारी नहीं गई। जो बांग्लादेश का इतिहास है, तो वो भी घटना हो जाती तो कोई बड़ी बात नहीं थी। फिलहाल ब्रिटेन में उन्होंने असाइलम, शरण लेने की मांग की थी राजनीतिक, लेकिन उनको शरण देने से ब्रिटेन ने इनकार कर दिया। फिलहाल वो भारत में हैं और भारत सरकार के भी सामने एक संकट है कि कल अगर बांग्लादेश की सरकार ये कहे कि नहीं, उन्हें गिरफ्तार करके वापस भेजा जाए बांग्लादेश और उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा वार क्राइम का, या जिस तरह से 300 लोग मारे गए उनके आदेश पर, तो भारत के सामने एक बड़ा गंभीर संकट उत्पन्न हो जाएगा। आज वहाँ पर अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, उन्हें ज़बरदस्ती कन्वर्जन भी कराने की वीडियोज़ आ रहे हैं। बड़ी ही बुरी स्थिति है इस टाइम पर बांग्लादेश में। उम्मीद करते हैं कि वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कायम होगा, सरकार कायम होगी, लोगों का भरोसा उसमें होगा और कम से कम वहाँ की जो इस्लामिक कट्टरवादी पार्टी है जमाते इस्लामी, उसको मजबूत होने का मौका न मिले, नहीं तो बांग्लादेश पूरी तरह से पाकिस्तान के रास्ते पर जा रहा होगा। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में किसी नए टॉपिक पर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मुझे आपका सपोर्ट मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।